discuss collisions. Collision बेटे टक्कर होना, आमतौर से हम इसे ऐसे ही कहते हैं, टक्कर हो गई, दैट इज कोलिजन। अब दो सड़क पे दो तरफ से कारें आ रही थी, एक यहां से और दूसरी इसके सामने से। बेटे दोनों चले जा रहे हैं, दोनों ऐसे जिद्दी आदमी हैं, कहते हैं कि हटे तो दूसरे वाला साइड हटे, मैं नहीं हटूंगा। तो क्या होता है, अपनी कारें तोड़वा लेते हैं, अपने आप को तोड़वा लेते हैं। कोलिजन क्या हुई है, कोलिजन हो गई। अरे कारें टूट जाएंगी, आदमियों के सिर फट जाएंगे, जिद थी उनमें। तो ये कोलिजन कैसी हुई, फिजिकल कांटेक्ट वाली कोलिजन। क्यों, बॉडीज जो कि कोलाइडिंग बॉडीज थी उनके बीच में कांटेक्ट हुआ, और वो कांटेक्ट बहुत लंबी देर के लिए हुआ, बहुत ही स्मॉल टाइम। उसमें हुआ क्या, उस कांटेक्ट के दौरान क्या हुआ, द एनर्जी ट्रांसफर हैज टेकन प्लेस, द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम और मोमेंटम ट्रांसफर हैज आल्सो टेकन प्लेस। अब ये जो कोलिजन थी, ऐसी कोलिजन्स को हम कहते हैं फिजिकल कांटेक्ट वाली कोलिजन्स। लेकिन बेटे फिजिक्स में जब हम कोलिजन को डिफाइन करते हैं तो जरूरी नहीं है कि दोनों कोलाइडिंग बॉडीज के बीच में फिजिकल कांटेक्ट हो। ऐसा भी पॉसिबल है कि विदाउट फिजिकल कांटेक्ट कोलिजन हो जाए, विदाउट फिजिकल कांटेक्ट कोलिजन इज आल्सो पॉसिबल। बेटे ऐसा कौन सा एग्जांपल है कि जिसमें फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता और फिर भी कोलिजन हो जाती है। आप जानते हैं एटम किससे बना हुआ है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है और बाहर इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, और बड़ी सारी उसकी अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस दी हुई हैं। ठीक है जी, एनी हाउ मैं आपको कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ाना मेरा पर्पस नहीं है। तो आप देखिए जो न्यूक्लियस होता है इन दी एटम दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। अगर एक अल्फा पार्टिकल मैंने इस पर प्रोजेक्ट कर दिया, न्यूक्लियस के ऊपर अगर मैंने एक अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्ट कर दिया, तो बेटा क्या होगा, ये अल्फा पार्टिकल जैसे जैसे न्यूक्लियस के पास जाएगा इस पे फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ती चली जाएगी। अब ये किसी एक नजदीक पॉइंट पे पहुंचने के बाद इतनी फोर्स ऑफ रिपल्शन हो चुकी होगी कि इसकी वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से हमने इसको प्रोजेक्ट किया था, वो धीरे धीरे कम होती होती जीरो हो जाएगी, और ये वापस, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स के कारण ये वापस रिपेल कर जाएगा और पीछे निकल जाएगा। तो ये क्या हुआ, व्हाट हैज हैपेंड नाउ, दिस इज ए कोलिजन बट देयर इज नो कांटेक्ट बिटवीन द अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच में फिर भी कोई कांटेक्ट नहीं हुआ इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। सो ये भी एक कोलिजन है। सो कोलिजन्स कैन बी क्लासिफाइड एज कांटेक्ट कोलिजन्स एंड they can also be classified as collisions without contact. तो ये this was example in which the collisions are taking place but they are taking place without any contact. तो आप देखिए अब इस collision को हम कैसा इवेंट डिफाइन करते हैं। जो हम कोलिजन स्टडी करेंगे उसमें हम एयर फ्रिक्शन नेग्लिजिबल मानेंगे कि कोई एयर फ्रिक्शन के कारण कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है, और कोलिजन को एक इंडिपेंडेंट इवेंट मानेंगे हम लोग। ठीक है, और ये एक ऐसा इवेंट मानेंगे कि जो कि बहुत ही कम सेकंड्स में हो जाता है, बहुत ही कम टाइम के लिए जो कोलिजन है वो एक्ट करती है, बहुत स्मॉल टाइम के लिए, और विद इन दैट टाइम द एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस। तो बेटे अब मैं एक आपके साथ कोलिजन्स पढ़ूंगा, कोलिजन्स आपको पढ़ाऊंगा, तो दैट विल बी इन कोलिजन इन वन डायमेंशन एंड कोलिजन इन टू डायमेंशन। बेटे जब हम कोलिजन वन डायमेंशन में बात करते हैं, when we talk collision in one dimension, that means the balls or the colliding bodies, they are moving in straight line. तो बॉडीज का मोशन कैसा है, एक ही एक्सिस में है और स्ट्रेट लाइन मोशन है।
अब देखिए जो हम कोलिजन स्टडी करेंगे वी विल बी कंसिडरिंग पॉइंट ऑब्जेक्ट्स फॉर द कोलिजन। पॉइंट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, तो देखिए हम पॉइंट ऑब्जेक्ट्स की कोलिजन को स्टडी करेंगे। अब देखिए बेटे हमारे पास एक बॉल थी मास m1, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट था मास m1 का, एंड इट वाज मूविंग विद ए स्पीड u1, और दूसरी इसके आगे थी, उसका मास था m2 एंड इट वाज मूविंग विद स्पीड u2। अब आप ये जानते हैं कि अगर अगली वाली तेज स्पीड से चल रही हो और ये जो पिछली वाली m1 गेंद है ये धीमे चल रही हो तो क्या कोलिजन होगी? नहीं, द कोलिजन विल नॉट टेक प्लेस। कोलिजन होने के लिए m1 की स्पीड m2 से ज्यादा होनी चाहिए। सो इसका मतलब है फॉर कोलिजन u1 इज ग्रेटर देन u2। बेटा इस गेंद ने तभी इसे टकराना है जब इसकी स्पीड ज्यादा होगी इसके मुकाबले। अब इसकी स्पीड इससे ज्यादा है तो कहीं ना कहीं जाके कोलिजन हो जाएगी, और ये लो यहां पे कहीं we say the collision has taken place, so I make the masses a little big। तो ये बेटे ये हो गया m1 और ये m2। now after collision what is going to happen is जो m1 वाली गेंद है उसकी स्पीड हमें पता नहीं क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड लेट्स से इट इज v1, और जो m2 वाली गेंद है बेटे उसकी स्पीड हमें पता नहीं, लेट्स से उसकी स्पीड हो जाती है v2 आफ्टर कोलिजन। तो अब हम पता करना चाहते हैं कि ये किस टाइप की कोलिजन है। दूसरी बात ये हमने पता कर लिया कि ये किस टाइप की कोलिजन है। दूसरी बात वी वांट टू नो इज दैट व्हाट विल बी द स्पीड्स ऑफ द टू बॉडीज आफ्टर द कोलिजन। क्या स्पीड्स होंगी इन दोनों बॉडीज की आफ्टर द कोलिजन। देखिए बेटे कोलिजन्स आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट टाइप्स। एक होती है इलास्टिक कोलिजन, एक होती है इनइलास्टिक कोलिजन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोलिजन्स, वन इज इलास्टिक कोलिजन एंड अनदर इज इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन किसे कहते हैं? देखिए ऐसा है बेटे, अगर तो देखिए दोनों तरह की कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहता है। जितना इनिशियल मोमेंटम है उतना ही फाइनल मोमेंटम है, मोमेंटम का लॉस नहीं होता। मोमेंटम का सिर्फ ट्रांसफर होता है लेकिन लॉस नहीं होता। इस वाली गेंद ने कुछ मोमेंटम अपना इसको ट्रांसफर कर दिया तो इसकी स्पीड ज्यादा हो गई और इसकी स्पीड कम हो गई, लेकिन मोमेंटम जितना सिस्टम का था उतना ही रहा। कोई मोमेंटम चुराया नहीं गया कहीं से, कोई मोमेंटम निकल नहीं गया सिस्टम से बाहर। जितनी भी कोलिजन हम लेते हैं, चाहे वो इलास्टिक कोलिजन लीजिए आप, चाहे वो इनइलास्टिक कोलिजन लीजिए, द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड का मतलब ये है कि जितना इनिशियल मोमेंटम था दोनों गेंदों का उतना ही फाइनल मोमेंटम रहेगा दोनों गेंदों का। एंड सेकेंडली द एनर्जी मे नॉट बी कंजर्व्ड। एनर्जी के बारे में अगर कहें तो एनर्जी के बारे में नहीं कह सकते कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है या नहीं, क्योंकि दोनों गेंदें जो चल रही हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी है और फाइनली काइनेटिक एनर्जी है, फाइनल वही काइनेटिक एनर्जी है जो इनिशियली थी। इसके बारे में वी कैन नॉट से और वी कैन नॉट स्पेसिफाई। अब आप देखिए बेटे दी मोमेंटम कंजर्वेशन यदि हम इसमें लगाएं तो मोमेंटम कंजर्वेशन के हिसाब से इनिशियल मोमेंटम इज m1 u1 प्लस m2 u2। दिस इज इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। दिस मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। सो फाइनल मोमेंटम किसके बराबर होगा बेटे? m1 v1 प्लस m2 v2। initial momentum of the system is equal to final momentum of the system. So initial momentum is equal to final momentum. This is momentum conservation we have applied. So बेटा ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन किसी भी कोलिजन की। Now we are studying, presently we are studying elastic collision in one dimension. अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इलास्टिक कोलिजन पढ़ रहे हैं वन डायमेंशन में। तो हमने बेटा मोमेंटम को क्या माना? मोमेंटम इज नाउ कंजर्व्ड। हमने मोमेंटम जो है सिस्टम का मोमेंटम को कंजर्व ले लिया। अब आप देखिए इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड रहती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किसी तरह से भी वेस्ट नहीं होती। जितनी काइनेटिक एनर्जी इनिशियली थी सिस्टम के पास उतनी ही काइनेटिक एनर्जी फाइनली रहेगी सिस्टम के पास।
सो काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 u1 square, this is initial kinetic energy of this body mass m1. दूसरी m2 बॉडी की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ m2 इंटू u2 का स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू बेटे हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर. अब आप देखिए बेटे हाफ आई कैन कैंसिल थ्रू आउट, तो मेरे पास क्या बचेगा, m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू व्हाट, m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर. ये बोलते हैं सेकंड इक्वेशन बेटे, दिस वी से सेकंड इक्वेशन. अब हमारी एम क्या है, वी वांट टू फाइंड आउट फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस, वी विश टू फाइंड आउट दी वेलोसिटी v1 एंड वेलोसिटी v2. अब देखिए बेटे इसके लिए हमें मैथमेटिकल सॉल्विंग करनी पड़ेगी प्योरली. अब वो मैथमेटिकल सॉल्विंग कैसे करेंगे हम ये देखते हैं. सेकेंड इक्वेशन को मॉडिफाई करके लिखेंगे जरा. वील राइट दी सेकेंड इक्वेशन बाय मॉडिफाइंग. तो मॉडिफाई कैसे करेंगे बेटे, m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 v1 स्क्वायर, तो m1 इंटू u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू m2 इंटू बेटा v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर. ये आ गया. अब देखिए जो ये हमने सेकंड इक्वेशन को मॉडिफाई करके लिखा है. अब ये जो पहली इक्वेशन है इसको भी जरा मॉडिफाई करेंगे. इसको बेटे देखो मैं यहीं पे ही मॉडिफाई करके कैसे लिखता हूं, इसको लिख सकता हूं m1 इंटू u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 इंटू बेटे v2 माइनस u2. अब आप ऐसा कीजिए बेटे, ये जो हमने इक्वेशन लिखी ना इसका इक्वेशन नंबर थर्ड डाल देता हूं और इस इक्वेशन को मैं जीरो इक्वेशन कहता हूं. तो बेटे थर्ड इक्वेशन को जीरो इक्वेशन से डिवाइड कर दो. डिवाइडिंग द थर्ड इक्वेशन बाय जीरो इक्वेशन, तो क्या बन जाएगा हमारे पास. तो देखिए बेटे m1 ये इसको लिख सकते हो u1 प्लस v1 इंटू u1 माइनस v1. तो अगर आप इसको इससे डिवाइड करते हो तो बेटा ये कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2. क्योंकि इसको भी आप लिख सकते हैं v2 प्लस u2 इंटू v2 माइनस u2. तो अब देखिए अब क्या बना बेटे आपके पास u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1. u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1. अब आप ये जो इक्वेशन है ना, वी नेम दिस एज फोर्थ इक्वेशन. वी नेम दिस इक्वेशन एज फोर्थ इक्वेशन. अब हमारी एम क्या है यहां से, वी विश टू कैलकुलेट v1 एंड v2 यूजिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ. पहली और चौथी इक्वेशन को यूज करके आई विल कैलकुलेट v1 एंड v2. अब वो कैसे करूंगा देखो बेटे, ऐसा आप m1 से यदि सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, इस इक्वेशन को m1 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहां v1 का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा. यदि v1 का कोफिशिएंट सेम हो गया और दोनों इक्वेशनों को यदि ऐड कर दो आप, तो यू कैन कैलकुलेट v2. अब देखिए कैसे, मल्टीप्लाई 4 बाय, बोले किससे करेंगे मल्टीप्लाई बेटे, m1 से. तो ये क्या आ गया, m1 u1 माइनस m1 u2 इज इक्वल टू m1 v2 माइनस m1 v1. अब बेटे ये पहली इक्वेशन देखो क्या लिखी हुई है, इसको दोबारा रीराइट कर लो. इसके नीचे m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m2 v2 प्लस बोलो बेटे m1 v1. ये लिख दिया मैंने. अब आप देखिए बेटे इन दोनों इक्वेशनों को क्या कर दो, ऐड कर दो. तो इन दोनों इक्वेशनों को यदि आप ऐड करते हो बेटे, ये कैंसिल हो गया. आपके पास राइट हैंड साइड पे क्या आया, m1 प्लस m2 इंटू बोलिए बेटा v2
दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स m1u1 प्लस बोलिए m2 माइनस m1 इंटू u2। तो बेटा इसका मतलब v2 कितना आ गया, v2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स m1u1 प्लस m2 माइनस m1 u2 होल अपॉन क्या चीज m1 प्लस m2। दिस बिकम्स व्हाट, द वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल आफ्टर द कोलिजन। तो दूसरी गेंद की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन ये हुई। अब बेटे हम क्या निकालना चाहते हैं, वी वांट टू फाइंड आउट v1 आल्सो। तो v1 निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं v2 के मतलब v2 को सेम करूंगा, v2 के कोफिशिएंट को सेम करूंगा। तो v2 के कोफिशिएंट को सेम करके v2 को एलिमिनेट कर दूंगा और v1 निकाल लूंगा। तो आप अब फोर्थ इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई फोर्थ इक्वेशन बाय m2। फोर्थ इक्वेशन को m2 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटे। तो अगर आप फोर्थ इक्वेशन को m2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या बनता है बेटे, देखो दैट विल बी m2 इंटू u1 माइनस m2 इंटू u2 दैट इज इक्वल टू m2 इंटू v2 माइनस m2 इंटू v1। ये आया बेटे। अब जो ये दूसरी इक्वेशन थी हमारी m1 u1, ये एज इट इज लिख दूंगा इसके नीचे। तो ये क्या आ गया बेटे, m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2 m2 इंटू v2 प्लस m1 इंटू v1। ये आया। अब देखिए इसके कोफिशिएंट सेम हो गए। अब आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे बेटे, ये माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस, यहां से v2 एलिमिनेट हो गया इसका मतलब, और ये माइनस। ये क्या आ गया बेटे, अब देखिए दिस विल बी m2 माइनस m1 इंटू u1 माइनस 2 टाइम्स m2 इंटू u2। दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ बेटे माइनस साइन m1 प्लस m2 इंटू v1। अब ये नेगेटिव साइन बेटे अंदर एडजस्ट कर दो, माइनस साइन अंदर एडजस्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, हमारे पास आ जाएगा बेटे v1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स m2 u2 माइनस क्योंकि ये वाला नेगेटिव साइन हो जाएगा और ये पॉजिटिव, माइनस m2 माइनस m1 इंटू u1 होल अपॉन क्या चीज बेटे, m1 प्लस m2। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर v1। अब बेटे मैं इन दोनों एक्सप्रेशंस को सेपरेटली नोट करूंगा, और नोट करने का ढंग देखिएगा किस तरह से नोट करूंगा। नाउ वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू, ये बेटे माइनस साइन एडजस्ट कर दूंगा इसके ब्रैकेट के अंदर, तो m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस क्या चीज बेटे 2 टाइम्स m2 इंटू u2 होल ओवर m1 प्लस m2। इसी तरह से बेटे मैं v2 को लिख लूंगा। v2 क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी 2 आफ्टर द कोलिजन। तो v2 इज इक्वल टू व्हाट, इसको देखिए बेटे कैसे लिखूंगा, 2 टाइम्स m1 इंटू u1, इसमें माइनस साइन बाहर निकाल लूंगा, माइनस m1 माइनस m2 इंटू u2 होल ओवर
m1 प्लस m2। ये हो गया बेटे v1 और ये हो गया v2। v2 हो गया 2m1u1, इसका माइनस साइन मैंने बाहर निकाल लिया, तो ये बन गया बेटे m1 प्लस का हो गया और m2 माइनस का हो गया, m1 माइनस m2 इंटू u2 होल ओवर m1 प्लस m2। ये हमारे पास दो एक्सप्रेशन आए बेटे, ये रब कर दूंगा, जो हमने डिराइविंग इक्वेशंस थी वो रब कर दी। ये रिजल्ट हमारे पास इस जरिए से आया। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करूंगा आपके साथ, विल बी डिस्कसिंग अ फ्यू ऑफ द स्पेशल केसेस। तो अगर केस 1, इफ द सेकंड बॉडी, ये हम इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन पढ़ रहे हैं, इफ द सेकंड बॉडी इज एट रेस्ट, अगर दूसरी बॉडी इनिशियली रेस्ट पे है तो व्हाट विल बी v1 एंड व्हाट विल बी v2। देखो बेटे v1 कितना हो जाएगा तब, v1 विल बी इक्वल टू m1 माइनस m2 होल ओवर m1 प्लस m2 इंटू u1। और बेटे v2 कितना हो जाएगा, सेकेंड बॉडी यदि रेस्ट पे है तो v2 विल बी इक्वल टू, बोलिए, 2 टाइम्स m1 u1 होल अपॉन m1 plus m2. So this is the velocity of the first body after collision. This is the velocity of the second body after the collision. अब बेटे सेकेंड केस है, if the second body is at rest and the two bodies are of equal masses। क्या मतलब है कि दूसरी बॉडी रेस्ट पे भी है और दोनों के मासेस कैसे हैं, सेम, दोनों बॉडीज के मासेस कैसे हैं, सेम। तो देखिए बेटा v1 कितना हो जाएगा, अब m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m एंड u2 इज इक्वल टू 0। तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ बॉडी 1, बॉडी 1 की वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटे, ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, m माइनस m ये भी 0 हो गया, इसका मतलब पहली बॉडी की वेलोसिटी 0 हो गई, यानी पहली बॉडी रेस्ट पे आ गई। अच्छा दूसरी बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये देख लेते हैं, v2। देखिए बेटा ये हो जाएगा, u2 तो 0 है, ये वाला फैक्टर 0 हो गया, हमारे पास क्या हुआ, ये आया v2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स m इंटू u1 ओवर 2m। तो 2m से 2m कैंसल, इसका मतलब v2 इज इक्वल टू u1। यानी बेटे दो बॉडीज यदि सेम मासेस की हों और एक बॉडी रेस्ट पे है और दूसरी बॉडी चली आ रही है u1 वेलोसिटी से, तो वो क्या होगा, आफ्टर कोलिजन क्या होगा, पहली वाली रुक जाएगी और दूसरी वाली सेम स्पीड से चल पड़ेगी जिससे पहली आ रही थी। तो ये केस 2 बेटे। केस 3, अब कई बार ऐसा होता है, बड़ा मोटा आदमी एक पतले आदमी, बेचारा रेस्ट पे जो पतला आदमी बैठा है वो जाके उससे टकराता है, तो क्या हो जाता है बेटे, अब वो देखते हैं हम क्या होगा उस समय, हमारी कोलिजन के हिसाब से क्या होगा। एक बहुत मोटा आदमी, यानी ए ह्यूज मैसिव टारगेट, मैसिव बॉडी, ए मैसिव बॉडी hits a very small target। टारगेट किसे कहते हैं बेटे, जिस पे टकराना है, और जो बॉडी टकरा रही है उसको, वो कैसी है सिचुएशन में, मैसिव है वो, ठीक है बेटे। जनरली जो बॉडी हम प्रोजेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल, और जो जिस पे टकराते हैं दैट इज कॉल्ड द टारगेट। अब आप देखिए बॉडी कैसी है, मैसिव, और इट हिट्स ए वेरी स्मॉल टारगेट। अब वो हम देखेंगे कैसे, इस समय क्या होगा, व्हाट विल हैपन, और टारगेट कैसा है, रेस्ट पे, टारगेट कैसा है बेटे, रेस्ट पे, टारगेट इज एट रेस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, m1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m2, m1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m2। सो आई कैन निग्लेक्ट m2, कई जगह पे जहां पे m1 प्लस m2 करोगे तो m1 प्लस m2 बेटे, क्योंकि m2 बहुत ही छोटा है तो m1 प्लस m2 किसके बराबर होगा, अप्रोक्सीमेटली m1 के बराबर, और m1 माइनस m2 भी किसके बराबर होगा, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू m1 ओनली। तो अब देखते हैं वेलोसिटी v1 क्या हो जाएगी बेटे। नाउ v1 देखिए ये आ गया, ये तो रेस्ट पे है बेटे, तो इसका मतलब u2 कितना है, 0। तो यहां पे क्या आ गया,
न्यूमरेटर में m1 माइनस m2 है, तो ये अप्रोक्सीमेटली m1 हो गया, तो टारगेट इज मैसिव, और सॉरी द प्रोजेक्टाइल इज मैसिव। तो और m1 प्लस m2 भी किसके बराबर हो गया, m1 के बराबर, तो v1 किसके बराबर हो गया, ये u1 के बराबर। और नाउ वी विल लुक इनटू v2। v2 कितना हो जाएगा बेटे, u2 0 है ना, u2 0 है, ये हो गया 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 कितना है, m1 ही है, तो 2m1 u1 ओवर m1 कितना हो गया, 2u1। सो v2 कितना हो गया बेटे, 2 टाइम्स u1। इसका मतलब क्या है कि अगर एक भारी भरकम आदमी, इसका मतलब क्या है, एक भारी भरकम आदमी या बड़ा हाई मैसिव और वेरी ह्यूज बॉडी अगर एक बड़े कमजोर से टारगेट को हिट करे तो क्या होगा, वो उस पर कोई असर नहीं होगा भारी वाले पे, वो अपनी स्पीड से चलता रहेगा। लेकिन जो बेचारा कमजोर सा था वो दुगनी स्पीड से आगे भागेगा, 2u1। इज इट क्लियर? ये स्पेशल केस थर्ड था। एक और केस करेंगे बेटे, अब उल्टा कर लेते हैं कि एक मोटा आदमी, भारी भरकम आदमी रेस्ट पे है, वो टारगेट है, और एक पतली सी बॉडी उसके रिस्पेक्ट में बहुत कम मास की बॉडी जाके उस पे हिट कर रही है। सो देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, केस 4 इज if a body of small mass hits a massive target at rest। तो टारगेट कैसा है बेटे, मैसिव टारगेट कैसा है, रेस्ट पे है। अब उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होगा, हमने इक्वेशंस निकाली हुई हैं, यही रिजल्ट हमने यूज करने हैं बेटे। तो ये रिजल्ट देखिए आप, V1 विल बी इक्वल टू, अब पहले वाले जो हमारा प्रोजेक्टाइल था उसकी वेलोसिटी निकाल रहे हैं हम। तो आपका इस पर्टिकुलर सिचुएशन में m2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m1, तो m1 माइनस m2 कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, दिस इज अप्रोक्सीमेटली m1 माइनस m2 विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू माइनस m2। m1 minus m2 will be approximately equal to minus m2 because m2 is very very greater than m1। तो ये कितना हो जाएगा बेटे, माइनस m2 इंटू u1, u2 तो जीरो ही है बिकॉज द सेकेंड बॉडी इज एट रेस्ट, अपॉन बेटे m1 प्लस m2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू m2, m1 प्लस m2 इज m2, तो m2 कैंसल, इसका मतलब v1 कितना हो गया बेटे, माइनस u1, और v2 निकाल लो। आप v2 को देख लेते हैं क्या होगा इसका, v2 में बेटे 2m1 इंटू u1, u2 तो जीरो है, अच्छा बेटे m2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m1 है ना, और ये क्या हो जाएगा, m2 प्लस m1 दैट विल बी इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली कितना, m2 plus m1 will be equal to m2 only। So this will be v2 is equal to 2 times m1 u1 whole upon m1 plus m2। ये approximately बेटे देखो m1 is very very small when compared to m2, तो ये रेशो जीरो के लगभग आएगी, this will be approximately equal to 0। क्यों, बिकॉज m2 is very very greater than m1, so इसका मतलब क्या है, m1 by m2 हम अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, ये जीरो के अप्रोक्सीमेट आप कर सकते हैं, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर बहुत लार्ज हो गया, न्यूमरेटर कम हो गया, डिवाइड करोगे तो वैल्यू बहुत स्मॉल आएगी। अब आप देखिए इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक बहुत भारी टारगेट, बहुत ह्यूज टारगेट, यदि वो रेस्ट पे था और एक बड़ा पतले सी बॉडी जाके उस पर टकराई, तो वो क्या हो गई, वो उल्टी आ गई उसी स्पीड से, क्योंकि उसकी स्पीड कितनी थी, u1 थी इस डायरेक्शन में, वो उल्टी आ गई u1, और जो हमारा भारी भरकम आदमी था वो अपना आराम से बैठा है, उसको कोई असर नहीं। ठीक है बेटे, तो ये सिचुएशन हो गई केस 4, दिस इज केस 4। अब आप देखिए ये हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए विच आर वेरी प्रैक्टिकल आल्सो, काफी प्रैक्टिकल भी हैं ये, मैंने कोशिश करी है बेटा इनको प्रैक्टिकल बना दूं काफी हद तक। तो ये देखिए ये 4 पर्टिकुलर सिचुएशंस हमने इसमें डिस्कस की।
नाउ ये हमने इलास्टिक कोलिजन डिस्कस की वन डायमेंशन में, और इसमें हमने वेलोसिटी देखी। अब ऐसा है कि वी विल बी डिस्कसिंग कि कितनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हुई, क्योंकि अब देखिए क्या होता है कि अगर एक बॉडी चल रही थी u1 स्पीड से और दूसरी बॉडी चल रही थी u2 स्पीड से, तो पीछे वाली बॉडी जो मास m1 की है और m2 की बॉडी अगली है, तो क्या होता है जब ये कोलाइड करती हैं तो जो हमारी m1 बॉडी है वो m2 को कुछ ना कुछ एनर्जी ट्रांसफर कर देती है। तभी क्या होता है कि m2 जो है वो तेज चलने लग जाती है और m1 जो है वो धीमे चलने लग जाती है, जबकि पहले उल्टा था। तो m1 body starts moving with velocity v1 और m2 body starts moving with velocity v2 after the collision। अब हमने निकालना काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड। देखो बेटे, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड can be written as half m1 u1 square minus half m1 v1 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसके पास पहले ज्यादा एनर्जी थी, आगे जाके कम हुई एनर्जी, आफ्टर कोलिजन कम हुई, तो जितनी कम हुई उतनी काइनेटिक एनर्जी क्या करी, इसने दूसरे को ट्रांसफर कर दी। यानी कि दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज हाफ ऑफ m2 v2 का स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ m2 u2 का स्क्वायर। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक दिस। तो ये बोथ एक्सप्रेशन सेम रिजल्ट देंगे, क्योंकि इसने जितनी गेन करी, m2 ने जितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करी, m1 ने उतनी लूज करी, बिकॉज ये कोलिजन कैसी है, इट इज ए इलास्टिक कोलिजन। तो जितनी एनर्जी एक ने लूज करी उतनी ही दूसरे ने गेन करी। अब देखो बेटे, इस एक्सप्रेशन को मैं इस वाले एक्सप्रेशन को लेके आई कैन सॉल्व दिस एक्सप्रेशन आल्सो, आई कैन फर्दर सॉल्व दिस एक्सप्रेशन। तो ये वाला एक्सप्रेशन यहां पे मैं सॉल्व करूंगा। दिस विल बी इक्वल टू हाफ m1 u1 स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या आ गया बेटे 1 माइनस v1 बाय u1 का होल स्क्वायर। दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग द एक्सप्रेशन। दिस इज काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड। सो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड को मैं लिख सकता हूं बेटे डेल्टा के। आई कैन राइट डेल्टा के एज द काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड। सो दिस काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड, अगर मैं रिलेटिव काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर लिखूं तो वो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड बटा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बटा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस v1 अपॉन u1 का 1 माइनस v1 अपॉन u1 का होल स्क्वायर। अब देखिए बेटे, अब हम ये तो हमने देखा, दिस इज व्हाट रिलेटिव काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड। नाउ वी विल डिस्कस ए स्पेशल केस इन दिस। नाउ स्पेशल केस मीन्स I am taking the second body at rest and both the bodies are of equal masses. Both the bodies are equal masses. So I will find out what is the kinetic energy transferred. अगर बेटे आपने ये रिलेटिव काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर निकाल लिया, यदि आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या जाती है, परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड आ जाती है। अब आप देखिए, विल डिस्कस ए वेरी इंपॉर्टेंट केस हियर। Bodies are of same masses. Bodies are of same masses. And second body is at rest. दूसरी बॉडी जो है वो रेस्ट पे है। तो बेटा इस केस में क्या होगा, v1 किसके बराबर हो जाएगा, v1 will be equal to, now bodies are of same masses, so v1 will be equal to what, 0, यहाँ 0 हो गया, सेकेंड बॉडी रेस्ट पे है, तो इसका मतलब v1 0 हो जाएगा, और v2 कितना हो जाएगा बेटे, v2 will be equal to, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो देखिए v2 is equal to 2 times m u1 whole upon 2m,
दैट इज इक्वल टू u1। अब आप अगर इस एक्सप्रेशन में ये वाली वैल्यू v1 पुट कर दें तो इसका मतलब क्या हो गया बेटे, डेल्टा के बाई के आई इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है जितनी एनर्जी थी उसके पास वो सारी की सारी उसने ट्रांसफर कर दी, जितनी एनर्जी थी वो सारी की सारी उसने ट्रांसफर कर दी। अब बेटे केस 2, अनदर केस आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस, वो केस 2 क्या है, दैट बॉडीज are of same mass, are of different mass, sorry, bodies are of different mass, but second body is at rest, but the second body is at rest, दूसरी बॉडी रेस्ट पर है और बॉडीज जो हैं वो डिफरेंट मास की हैं। तो बेटा इस केस में v1 कितना हो जाएगा, v1, u2 तो 0 है तो v1 कितना हो गया, m1 माइनस m2 इंटू u1 होल बटा बेटे m1 प्लस m2, डेल्टा के अपॉन के काइनेटिक एनर्जी इनिशियल दैट इज इक्वल टू 1 माइनस v1 अपॉन u1 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस m1 माइनस m2 होल ओवर m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू, बोलिए बेटे, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर और यहां आ जाएगा 4m1 m2 होल अपॉन क्या चीज, m1 प्लस m2 का whole square. So this is the fraction of kinetic energy that is getting transferred if the bodies are of different mass and the second body. Now kinetic energy, relative kinetic energy transferred is equal to 4 times m1 m2 over m1 plus m2 का whole square. अब देखिए बेटे इसमें हम लोग एक और केस डिस्कस करेंगे, another case, that is case 3 I am going to discuss is, अगर बेटे सेकेंड बॉडी m2 जो सेकेंड बॉडी है उसका मास n टाइम्स है फर्स्ट बॉडी के, मास ऑफ सेकेंड बॉडी इज n टाइम्स द मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, तो इस पर्टिकुलर केस में वी विल बी यूजिंग द सेम रिजल्ट एंड इन दिस केस ऑल्सो द सेकेंड बॉडी इज एट रेस्ट, जो दूसरी बॉडी है बेटे वो रेस्ट पे ही है, तो और सेकेंड बॉडी का मास n टाइम्स है फर्स्ट बॉडी के मास के, देन बेटे डेल्टा के अपॉन के इनिशियल, डेल्टा के अपॉन के इनिशियल इज इक्वल टू, अब आपने ये वाला रिजल्ट निकाला हुआ है, इसी रिजल्ट को डायरेक्टली यूज कीजिए, 4 टाइम्स m1 इंटू n टाइम्स m1 होल अपॉन m1 प्लस बेटे n टाइम्स m1 का होल स्क्वायर। अब आप इसमें देखिए बेटे ऊपर आ जाएगा m1 का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में भी m1 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये क्या आ गया, डेल्टा k बाय k इनिशियल इज 4 टाइम्स n ओवर 1 प्लस n का होल स्क्वायर, 4 टाइम्स n ओवर 1 प्लस n का होल स्क्वायर। तो आप देखिए दिस इज दी रिलेटिव काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड, अगर परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर निकालनी हो तो इनटू 100 कर देंगे, बोथ साइड्स विल मल्टीप्लाई बाय 100। अब सपोज कीजिए आपको एक इस तरह की प्रॉब्लम दी हुई है दैट ए बॉडी ऑफ मास m collides with another body at rest, collides elastically with another body at rest and 3 times the mass of the first body, then what is the percentage kinetic energy transferred? You can very easily solve this problem. मैं प्रॉब्लम दोबारा रिपीट करता हूं बेटे, if a body collides another body
collides another body of 3 times the mass the second body is initially at rest, then percentage kinetic energy transferred is, सो बेटा देखो इसमें परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर निकालनी है, एन कितना हो गया इसमें 3, एन इज 3, सो बेटा एक डेल्टा के अपॉन के इनिशियल इज इक्वल टू 4 टाइम्स 3, एन का फैक्टर 3 हो गया, दैट इज अपॉन 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर इनटू 100। तो यहां से बेटे कितना आ जाएगा, ये आ गया 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16, नीचे आ गया 4 का फैक्टर, तो ये आ गया 4 × 25 75%, यानी कि परसेंटेज जो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हुई है दैट इज 75% ऑफ द काइनेटिक एनर्जी हैज बीन ट्रांसफर्ड। सो दिस इज इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, उसका हमने कंप्लीट एनालिसिस किया। Now bete we will discuss inelastic collision. We will discuss now inelastic collision. I will be using these formulae, so I am keeping these particular formulae. Now इलास्टिक कोलिजन में हमने अभी भी डिस्कस किया कि मोमेंटम भी कंजर्व्ड है और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड है। अब हम बात कर रहे हैं इनइलास्टिक कोलिजन की। वी आर टॉकिंग अबाउट इनइलास्टिक कोलिजन। बेटे छोटे होते एक गेम बड़ी अच्छी लगती थी मुझे, आपने शायद खेली हो। गारा ले लो, गारा समझते हो, मिट्टी, गारा ले लो और लेके बेटे मुझे दूसरों के घरों में ना, दूसरों की घरों की दीवारों पे फेंकने में बड़ा मजा आता था। आई रियली एंजॉयड दैट। बचपन में ये बहुत काम किया हुआ मैंने, और करा भी, रहने में था। ठीक है बेटे, तो क्या करना, बारिशों के दिनों में मिट्टी जो है वो चीकनी है, उठाई लेके दीवार पे दे मारी, क्या होगा, व्हाट हैपेंड, मिट्टी जो है वो चिपक जाती है दीवार पे जाके। ये कोलिजन हो रही है किसके किसके बीच में, मिट्टी और दीवार के बीच में। लेकिन ये कोलिजन इलास्टिक नहीं है, दिस इज नॉट इलास्टिक कोलिजन। ये बेटे कैसी कोलिजन है, इनइलास्टिक। अब इसमें इनइलास्टिक क्यों हुई ये कोलिजन, क्या वजह है इनइलास्टिक होने का, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट नाउ कि ये क्या इनइलास्टिक कोलिजन क्या होती है। बेटे फिजिक्स में इनइलास्टिक कोलिजन को हम वो कोलिजन मानते हैं जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती लेकिन मोमेंटम कंजर्व रहता है। काइनेटिक एनर्जी डज नॉट रिमेन कंजर्व। अब मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा, मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व्ड। अब देखिए बेटे M1, हमारे पास दो बॉडीज थी M1 और M2, it was moving with U1 and the second body was moving with velocity U2। तो दोनों के दोनों आपस एक साथ स्टिक हो गए आफ्टर दी कोलिजन, इकट्ठे जुड़ के चलने लग पड़े। ऐसी कोलिजन को कहा गया है इनइलास्टिक कोलिजन। इसमें क्या होता है, दी मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं कंजर्व होती, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी गेट्स वेस्टेड। बेटे आपने अभी भी, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि गारा दीवार पे मारा तो गारा जाके दीवार पे चिपक गया, उसकी काइनेटिक एनर्जी कहां गई,
आपने जो मिट्टी थी उसको काइनेटिक एनर्जी दी थी, वो जो गोला बनाया उसको काइनेटिक एनर्जी दी थी, वो काइनेटिक एनर्जी कहां चली गई? दीवार पी गई, कहां चली गई वो? आपने सुना है जब आपने गारा लेके दीवार पे फेंकते हैं तो क्या होता है? आवाज भी आती है। ये आवाज क्या है? एनर्जी। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो काइनेटिक एनर्जी आपने गारे को दी वो किसमें कन्वर्ट हो गई? इट हैज कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी आल्सो। और दूसरा है, आप कभी जाके उस गारे को टच करके देखिए, वो गर्म भी होता है। तो इसका मतलब है वो काइनेटिक एनर्जी कहां पे निकल गई? इन द फॉर्म ऑफ हीट, साउंड। इस फॉर्म में वेस्ट हो गई वो एनर्जी, इस तरह से निकल गई, वो वेस्टेज हो गई उस एनर्जी की। टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, बट अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। नाउ देयर आर सर्टेन कोलिजन्स जिसको हम अभी और डिटेल में डिस्कस करेंगे, विच वी कॉल एज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन्स। परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन्स वो कोलिजन्स मानी जाती हैं कि दोनों स्ट्राइकिंग बॉडीज आफ्टर कोलिजन इकट्ठे होके, जुड़ के इकट्ठे चलने लग पड़ती हैं, स्टिक टुगेदर। द कोलाइडिंग बॉडीज स्टिक टुगेदर एंड देन दे मूव इनटू u1 minus u2 का होल स्क्वायर। So this is the loss of kinetic energy, that is equal to, that is also written as delta k. So loss of kinetic energy delta k is equal to m1 m2 whole upon 2 times m1 plus m2 into u1 minus u2 का whole square. This formula we can memorize. This formula we can easily memorize. अब देखिए बेटे, इस पे एक सिंपल प्रॉब्लम, इस पे एक बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा आपके साथ। Two bodies of masses 2 kg and 3 kg collide inelastically. If the velocity of the first body is 10 meter per second and velocity of the second body is 5 meter per second before collision, then what is the loss of kinetic energy? सो बेटे m1 और m2 आपको दे रखा है, u1 और u2 आपको दे रखा है। सो वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द लॉस ऑफ एनर्जी। बेटे फॉर्मूला यही लगेगा इस प्रॉब्लम में। फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, 2 into 3 upon 2 times 2 plus 3 into u1 minus u2। u1 minus u2 कितना हो गया बेटे? 10 minus 5 का होल स्क्वायर, 10 minus 5 का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू so 15 joule. The energy wasted in this particular situation is equivalent to 15 joule. इस तरह की सिंपल प्रॉब्लम्स वी कैन एक्सपेक्ट। आप देखिए बेटे, ये हमने डिस्कस किया इनइलास्टिक कोलिजन, और मैंने आपको कहा था ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। आई विल बी डिस्कसिंग नाउ हाउ वी से a collision is perfectly elastic, how we say a collision is perfectly inelastic, और जो दूसरी नॉर्मल कोलिजन्स होती हैं we generally call them as elastic collisions only. Either a collision is perfect elastic or it is perfect inelastic, or a collision it lies in elastic behavior. Now there is a factor which decides the type of
collision, what type of elastic collision it is. Now what is the factor I am going to discuss that. Now bete, there is some factor which we call as coefficient of restitution. Now coefficient of restitution is defined as the velocity of separation. It is the ratio of velocity of separation to the velocity of approach. So अगर दो बॉडीज सेपरेट होती हैं आफ्टर कोलिजन, तो उनके हमने देखा था इलास्टिक कोलिजन ली थी, तो उसमें v1 एक बॉडी की वेलोसिटी थी, दूसरे की v2 थी, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगी v2 माइनस v1, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगी, अप्रोच में वेलोसिटी थी u1 और u2, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच किसके बराबर हो गई u1 माइनस u2 के. सो बेटा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E इज इक्वल टू velocity of separation v2 minus v1, that is upon u1 minus u2. अब हम डिस्कस करेंगे बेटे मैक्सिमम से मैक्सिमम और मिनिमम से मिनिमम ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या वैल्यू ले सकता है. तो आपको ये तो पता चल गया कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. अब हम ये डिस्कस करेंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज जो E ले सकता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ले सकता है. अब देखिए बेटे हमने पहले इलास्टिक कोलिजन डिस्कस की थी, तो इलास्टिक कोलिजन में मैंने मोमेंटम कंजर्व करके कहा था कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, और यहां से हमने इसको इस फॉर्म में लिखा था m1 इंटू u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 इंटू v2 माइनस u2. फिर हमने कहा था कि देखिए इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड रहती है, तो दैट मींस हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर. तो इसका मतलब ये हाफ कैंसिल कर देंगे थ्रू आउट, तो व्हाट यू विल गेट m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 इंटू v2 स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर, ये लिखा था हमने. अब बेटे अगर मैं इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आ जाता है u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2. दिस इंप्लाइज u1 माइनस u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1. v2 माइनस v1 क्या है बेटे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और u1 माइनस u2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. इसका मतलब क्या हो गया, E कितना आ गया बेटे, 1 आ गया. किसके लिए, दिस इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 आ गया. सो E इज 1 फॉर ए परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन. अब बेटे अगर हम बात करें एक इनइलास्टिक कोलिजन की, सपोज वी टॉक अबाउट ए इनइलास्टिक कोलिजन. अब इनइलास्टिक कोलिजन में वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट इन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन. मैंने परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन आपको बताया था, वो कोलिजन है जिसमें कि दोनों कोलाइडिंग बॉडीज दे मूव टुगेदर आफ्टर द कोलिजन. सो इसका मतलब क्या हुआ बेटे, perfect inelastic collision में both the colliding bodies move together. So what is velocity of separation? आप देख रहे हैं दोनों की दोनों बॉडीज
इकट्ठे चल रही हैं और सेम वेलोसिटी से चल रही हैं, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी माइनस वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी, तो वो क्या हो गई, दोनों की वेलोसिटी तो सेम है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी होगी, 0। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जरूर थी, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वाज u1 माइनस u2, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E इज इक्वल टू, बोलिए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी होगी बेटे, 0, 0 अपॉन u1 माइनस u2, 0। सो इसका मतलब है जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है किसके लिए, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 होता है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होता है। बाकी जितनी भी कोलिजन्स होंगी, बाकी जितनी भी सारी कोलिजन्स होंगी, उनमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन विल लाई बिटवीन 0 एंड 1। सो बेटे for any other collisions which are termed as elastic collisions, the coefficient of restitution satisfies the following. यानी कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 से तो बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। अब देखिए बेटे, अब हम एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम करेंगे कंपटीशन की, जो कि इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। There is a building ये बिल्डिंग बेटे h हाइट की है। अब हम इस पे गेंद ले रहे हैं, इस गेंद को हमने ड्रॉप कर दिया, तो गेंद ड्रॉप हुई, स्ट्राइक करी, किसी वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगी। लेट अस से देयर इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज E बिटवीन द फ्लोर, कोफिशिएंट ऑफ, क्योंकि कोलिजन हो रही है बॉल की और फ्लोर की, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मान लीजिए E है। तो अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये किसी वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगी, ग्राउंड तो स्टेशनरी है, और उसके बाद क्या कर जाएगी, रिबाउंड करेगी। जिस वेलोसिटी से ये स्ट्राइक करेगी उस वेलोसिटी से ये रिबाउंड नहीं करेगी। अगर तो होती परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन, तो क्या होता, जिस वेलोसिटी से इसने स्ट्राइक करना था उसी वेलोसिटी से इसने रिबाउंड कर जाना था। लेकिन ये एक परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, इट विल लूज सम ऑफ इट्स वेलोसिटी टू द ग्राउंड एंड विद द बैलेंस वेलोसिटी इट विल राइज अप। अब अगर इसकी वेलोसिटी यहाँ पे फर्स्ट टाइम स्ट्राइकिंग के initial velocity while striking the ground first time was v0, so after it has struck velocity v1 velocity will be less than v0 velocity। तो इसका मतलब क्या है, naturally it will not rise to that height, जितनी हाइट से इसको घेरा था उतनी हाइट पे नहीं जाएगी, ये कुछ कम हाइट पे जाएगी। लेट्स से हाइट आफ्टर फर्स्ट कोलिजन इज h1। अब बेटे ये काम सक्सेसिवली चलता जा रहा है, मतलब गेंद क्या है, हाइट से आपने ड्रॉप कर दी, उसके बाद फिर वो रिबाउंड करी, फिर उसकी वेलोसिटी, फिर उसकी हाइट कम हुई, वेलोसिटी कम थी तो हाइट कम हुई, फिर धीरे धीरे करते करते सक्सेसिव कोलिजन्स में क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि द कोलिजन विल डाई आउट, दैट इट्स मोशन विल डाई आउट। सक्सेसिवली क्या होगा, इट विल कवर लेस डिस्टेंस। जैसे आमतौर पे हम फर्श पे गेंद ड्रॉप कर देते हैं तो थोड़ी देर बाद क्या है, कुछ कोलिजन्स होती रहती हैं और उसके बाद वो उसकी हाइट सक्सेसिव कोलिजन में कम होती जाती है और फिर एकदम से वो रेस्ट पे आ जाती है। तो अब हम क्या निकालना चाहते हैं
कि nth कोलिजन के बाद हमारी गेंद की वेलोसिटी क्या होगी, nth कोलिजन के बाद हाउ मच हाइट इट विल ट्रेवल, कितनी हाइट पे आएगी। यानी आपसे फर्ज करो आपने गेंद छोड़ी किसी हाइट से, ये हाइट गिवन है, तो इसके बाद आपसे ये पूछा जाता है 10वीं कोलिजन बाद ये किस हाइट पे आएगी गेंद। तो अब देखिए बेटे, इसको करने के लिए अब आपको ये पता है कि जब ये ग्राउंड पे पहुंचेगी तो जो V नॉट होगा दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 2G H, और वी कॉल दिस एज H नॉट। चलिए, इनिशियल हाइट। तो वेलोसिटी when it is about to make the first collision is V naught is equal to 2G H naught. Now what is velocity of approach? V naught minus 0 because the ground is at rest. And what is the velocity of separation? Velocity of separation is V1 minus 0 because the ground is again at rest. So velocity of separation is V naught and velocity of separation is V1 and velocity of approach is V naught. तो coefficient of restitution कितना हो गया? E. E is velocity of separation by velocity of approach. तो velocity of separation कितनी है बेटे? V1 और velocity of approach कितनी है? V naught. तो इसका मतलब है this implies that V1 is equal to E times V naught. ये this is velocity after first collision. V1 is velocity after first collision. So अब देखिए बेटे, अगर आप दूसरी कोलिजन की बात करो, अब ये इस वेलोसिटी से यहां तक राइज करेगी H1 तक, और फिर क्या होगा, फिर इसकी वेलोसिटी फिर ये नीचे आ जाएगी, जब ये वापस ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगी तब भी उसकी कितनी वेलोसिटी होगी? V1। तो ग्राउंड सेकंड कोलिजन पे जिस वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रही है ग्राउंड पे, वेलोसिटी इज V1। तो आफ्टर द सेकंड कोलिजन लेट्स से इट हैज अ वेलोसिटी V2। तो अगर V2 निकालना है आपने, तो देखो बेटे वो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू V2 बाई V1। तो इसका मतलब है वेलोसिटी आफ्टर सेकंड कोलिजन इज इक्वल टू E टाइम्स V1। अब आइडेंटिकली आप लिख सकते हैं V3 इज इक्वल टू E टाइम्स V2। ऐसे करते 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 अगर मैं nth कोलिजन की बात कर रहा हूं, तो बेटा Vn इज इक्वल टू E टाइम्स Vn माइनस 1। इसको बिल्कुल सिमिलैरिटी में देखिए, V1 इज इक्वल टू E टाइम्स V नॉट 1 माइनस 1, V2 इज इक्वल टू E टाइम्स V1 2 माइनस 1, यानी ये 2 3 माइनस 1 2। तो इसका मतलब Vn इज इक्वल टू E टाइम्स V की बार Vn माइनस 1, n माइनस 1 कोलिजन की वेलोसिटी। अब देखो बेटे, इसको मैं और सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ कैसे, आपको पता है V1 इज E V नॉट, तो ये कितना हो गया, E स्क्वायर V नॉट। दिस इज वेलोसिटी आफ्टर सेकंड कोलिजन। वेलोसिटी आफ्टर सेकंड कोलिजन is E square V naught. Velocity after first collision is E V naught. Velocity after third collision is E cube V naught. So on. We have velocity after nth collision is E की power n into V naught. Velocity after nth collision is E की power n into V naught. Now, if we take the height into consideration, अगर height की बात करें तो देखो बेटे, now supposing if we want to find out the heights, successive heights after the collisions, तो आप देखिए V naught square